तो उससे परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और केवल वही वीडियो का उतना अंश वो वायरल कर रहे हैं जो जिसमें वो अल्लाह अकबर का नारा कहते सुनाई दे रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार में, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, तो ऐसे सपने दिखाए मोदी ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का आपस में गठबंधन हुआ है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये जो गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का हुआ है 2022 के विधानसभा चुनाव में, यह किसी प्रकार का कोई करिश्मा दिखा पाएगा या नहीं। धीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, जिस तरीके से आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस तरीके से आप देखते हैं किसी प्रकार का कोई करिश्मा होगा या नहीं? बिल्कुल करिश्मा होगा। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य निर्णय है। जो हालात आज प्रदेश के हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग त्रस्त है, किसान मजदूर बुरी तरह से त्रस्त है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ चुके हैं। 90-92 रुपये डीजल है, 100 रुपये पेट्रोल है। रसोई गैस जो 400 रुपये हुआ करती थी उसके 900 के पार सिलेंडर चला गया है। बिजली के जो बिल हैं वो दोगुने हो गए हैं। तो हालात बहुत ख़राब हैं। लागत दुगनी हो गई है किसान की, और जो फसलों के जो दाम हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। बल्कि पिछली बार हमारा जो धान था वो 1600-1700 रुपये प्रति कुंटल तक बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। और कहने को एमएसपी कहते हैं, लेकिन एमएसपी पे ख़रीद नहीं होती है। हमारा ये डिमांड है, हमारी मांग है कि एमएसपी जो इन्होंने ऐलान किया है उस पर ख़रीदारी तो करावें। ख़रीदारी भी एमएसपी पे नहीं होती है और एमएसपी बहुत कम है। सिंह जी, सवाल ये है कि जो आरएलडी का वोटर माना जाता है, जाट वोट, वो तो 2014, 2017, 2019 में आरएलडी को मिला ही नहीं। इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, 2013 में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर के अंदर कबाल कांड के बाद, जो भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने जो नफरत फैलाने का काम किया और गांव-गांव देहात जाकर के हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश रची, उसमें वो लोग कामयाब हुए। इसी वजह से हमारा जो परंपरागत वोट था वो छिटक गया था। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह छिटक गया था, उसमें मैक्सिमम वोट मिला। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी थी वो भटक गई थी। और आज वो देख चुके हैं कि जो रोजगार का जो इन्होंने वायदा किया था, रोजगार भी देने का काम इन्होंने नहीं किया है। और आज युवा मारा फिर रहा है, हर क्षेत्र का निजीकरण कर रहे हैं। सारे जो सार्वजनिक उपक्रम थे, जो सरकारी रेलवे थी, एलआईसी थी, उनको बेचने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। तो युवा वर्ग जो सोचता था कि मोदी कुछ करिश्मा करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो फेल हुए हैं। और प्रदेश के अंदर भी हालात वही हैं। यहाँ पर भी बेरोजगारी बुरी तरह से है और महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो वोटर बहुत समझदार वोटर है हमारा, उन्होंने निर्णय लिया है कि जिस तरीके से इन्होंने लड़ाने का काम किया है। अभी आपने देखा, अभी रैली हुई है, किसान महापंचायत हुई है 5 तारीख में, उसमें राष्ट्रीय लोकदल का भी पूरा समर्थन था। और उसमें तमाम लोग जो आए हैं, सब ने एक आवाज़ से, एक स्वर से सब ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिल करके सब इकट्ठा होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जब तक भाईचारा कायम नहीं होगा, कभी भी हिंदू मुस्लिम लड़ करके एक समाज नहीं बन सकता है। सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग मिल करके आपस में प्यार से रहेंगे और मुद्दों पे वोट करेंगे। हिंदू मुस्लिम पे वोट ना करके मुद्दों पे अगर वोट करेंगे तो तभी लोकतंत्र का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। और हमारा मानना है कि आने वाला 2022 का जो रिजल्ट होगा, जो चुनाव का रिजल्ट होगा, वो हमारे पक्ष में आएगा। है कि 2013 का जो दंगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम दंगा, उसके बाद जो आरएलडी का जो परंपरागत वोट था वो इससे छिटक गया। इसके पीछे क्या कारण रहा? आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोगों ने उसे वहीं रोके क्यों नहीं रखा? देखिए, जब धार्मिक उन्माद भड़कता है, धार्मिक उन्माद जब भड़कता है, हमारे नेताओं ने कोशिश करी और उसमें हम रोकने में कामयाब भी रहे किसी हद तक। लेकिन जो हमारा युवा था, वो युवा हमारे हाथ से निकल गया। और जब वो जागे, जब तक देर हो चुकी थी, जब उन्होंने, क्योंकि लुभावने नारे आपने देखा होगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार
में बहुत हुई, बेरोजगारी की मार। तो ऐसे सपने दिखाए मोदी ने, और ख़ास तौर से जो मोदी के द्वारा खरीदा गया मीडिया था, रात दिन जो भ्रामक प्रचार चला है, उससे लोग भ्रम में आ गए और ये समझा कि शायद हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की जो है दशा और दिशा बदलने का काम मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन चूंकि ये सरमाएदारों की पार्टी है, इसका जो मूल चरित्र है वो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का है। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से कहते थे कि ये सरमाएदारों की पार्टी है, इसका गाँव, गरीब, देहात, किसान, मजदूर से कोई वास्ता नहीं है। और आज वही साबित भी हो गया है। केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों कृषि कानून लेकर के आए हैं। आज अगर हवाई अड्डों को लीज पे दिया जा रहा है, अगर रेलवे अडानी को बेची जा रही है, LIC बेची जा रही है, तो ये किसको फ़ायदा हो रहा है? केवल जो चंद 10 उद्योगपति जो घराने हैं, बड़े बिग हाउसीज हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार कर रही है। अच्छा, जो ये 5 सितंबर की जो अभी रैली हुई है, किसान महापंचायत हुई है, तो इसमें आप बता रहे हैं कि RLD का भी पूरा सहयोग रहा है, और पंचायत के बाद जो है कहीं ना कहीं जो RLD के जो कार्यकर्ता हैं, RLD के पदाधिकारी हैं, RLD के नेता हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है। तो क्या ये समझ लिया जाए कि वहाँ से जो है ये संदेश दिया गया है कि जो किसान महापंचायत में जो लोग जुटे थे वो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में RLD को सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, ये स्वतः स्फूर्त जिसे कहते हैं ना, इस रैली, इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए कोई अलग से कोई बसों की व्यवस्था किसी ने नहीं करी, कहीं से कोई फंडिंग नहीं हुई। आपने देखा होगा कि जब जब नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हुई हैं तो उत्तरांचल, आपका हरियाणा, पूरा यूपी के पूर्वांचल से भी, अभी हमारे सहारनपुर में भी 3 साल पहले यहाँ रैली मोदी जी की हुई थी, तो तमाम तरह के संसाधन झोंकने के बावजूद भी इससे आधी भी रैली वो नहीं कर पाए थे। और आपने देखा होगा कि वहाँ जितने भी किसान मजदूर गए हैं, और 36 बिरादरी के लोग गए हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सरदार, क्या ईसाई, सब लोग गए हैं और अपने साधनों से गए हैं, क्योंकि व्यवस्था से दुखी हैं लोग। जो हालात हैं देश के, उससे परेशान हैं लोग, और इसीलिए ये बहुत बड़ी महापंचायत, जो पता नहीं कितने लाख, कोई 5 लाख कहता, कोई 7 लाख, लेकिन हमारा मानना है कि अथाह जन समुद्र वहाँ पर था। आप लोग वहाँ होंगे, आपने देखा होगा। और विकल्प हमारे नेताओं ने दे दिया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हमारे नेताओं ने किया है, तो ये विकल्प, चूँकि विकल्प पहले इनके सामने नहीं था, आज विकल्प मजबूत, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने विकल्प दे दिया है। और मेरा मानना है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा और इससे जनता को निजात मिलेगी। अच्छा, जो 2013 के दंगे की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं जो RLD का वोटर है उसका ये भी कहना था, हम कुछ गाँव में उधर घूमे हैं, उनका कहना था कि हम दंगा झेल रहे हैं, लेकिन उस समय जिस समय हमें ज़रूरत थी, उस समय RLD का नहीं तो कोई पदाधिकारी, RLD के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी, उन्होंने भी आकर किसी प्रकार का मरहम हमारे जख्मों पर लगाने का काम नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि अजीत सिंह को ये डर था कि कहीं RLD का जो वोटर है, जो जाट वोट है, इनका फेवर लेने से मुस्लिम वोटर उनसे न छिटक जाए। देखिए, कभी माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने कभी ऐसी राजनीति नहीं करी, और चूंकि उस समय वो कैबिनेट में उड्डयन मंत्री थे और वहाँ से उन्होंने केंद्रीय बलों को और मिलिट्री को लगाने का काम किया। आपको याद होगा, वरना दंगा नहीं रुक रहा था, तो उसमें अकेले माननीय चौधरी अजीत सिंह जी तो रोक नहीं सकते थे, रोकने का काम तो फोर्स का था। उन्होंने फोर्स भेजने का काम किया, रातों रात उन्होंने ऑर्डर कराया और रातों रात मिलिट्री लगा करके तब वहाँ पर दंगा कंट्रोल करने का काम किया। और जिस समय आग भड़कती है, आप बहुत तरीके से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का सराहनीय प्रयास था। अगर चौधरी अजीत सिंह जी उस समय बीच में आ जाते तो हो सकता है कुछ लोग अति उत्साह में कुछ और ज़्यादा मामला न भड़क जाता। तो चौधरी अजीत सिंह जी का निर्णय अपनी जगह सही था। उन्होंने फोर्स भेजने का काम किया, केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजने का काम किया और काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल करने का काम किया। उसके तुरंत बाद फिर उन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी को भेजा और वो खुद भी आए। लेकिन उस आग में, उस समय तो हालात ऐसे थे, आग पूरी तरह से लगी हुई थी, तो उसमें तो केवल और केवल मिलिट्री और जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे वही उसे कंट्रोल कर सकते थे और उन्होंने किया भी। अच्छा, ये जो किसान महापंचायत हुई है, इसमें अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का एक नारा लगा है। तो जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि जिस तरीके से 2013 का दंगा हुआ था और हिंदू और मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं जो एक खाई बन गई थी, तो राकेश टिकैत जी ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा देकर कहीं ना कहीं उस खाई को जो है
पाटने का काम किया है, उसे भरने का काम किया है। आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। राकेश टिकैत जी ने उसी नज़रिए से कहा है। और चूंकि हमारी तो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमान ने इकट्ठे होकर के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया। स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन था वो किसी एक मजहब का, किसी का नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सीधा सीधा शुरू से ही फंडा ही रहता है कि हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति में आए हैं। और जब तक इनकी ये पॉलिसी कामयाब नहीं हुई थी तब तक ये प्रदेश और देश की किसी सत्ता में काबिज नहीं थी, इनकी जमानतें जब्त होती थी। तो जो राकेश टिकैत ने कहा, मैं वहाँ मौजूद था और मैंने सुना जब राकेश टिकैत भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के ज़माने में कि यही नारे लगते थे और सब लोग इकट्ठे रहते थे, हिंदू मुस्लिम, और एक तरफ से अल्लाह अकबर का नारा लगता था तो दूसरी तरफ से हर हर महादेव का नारा मुस्लिम लोग लगाते थे कि वही सौहार्द बनाने की जरूरत है। तो उन्होंने, चूँकि दंगा हुआ था 2013 में मुजफ्फरनगर की धरती पर, तो उस खाई को पाटने का काम तो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने चुनाव लड़ के कर दिया था। जो 2019 का चुनाव माननीय चौधरी अजीत सिंह जी लड़े हैं तो वो खाई तो पाटने का काम उन्होंने उसी दिन कर दिया था। भले ही वो चुनाव हार गए और हराया भी ज़बरदस्ती सरकारी मशीनरी ने, सरकार के इशारे पर, लेकिन जो वही काम राकेश टिकैत जी ने किया है तो उससे परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और केवल वही वीडियो का उतना अंश वो वायरल कर रहे हैं जो जिसमें वो अल्लाह अकबर का नारा कहते सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बाद बताइए, में जो हर हर महादेव उन्होंने कहा, हर हर महादेव को उन्होंने वो एडिट करके उसको काट दिया, कटिंग कर दी उसकी, और वो केवल और अल्लाह अकबर का, क्योंकि उससे भावनाएं भड़काने का अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये बताइए, आप कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है उससे कहीं ना कहीं उत्साहित नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रहा, लेकिन रिजल्ट कुछ खास निकल नहीं पाया। देखिए, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। वो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। तो लोकसभा का चुनाव जब होता है तो तब आदमी का आस्पेक्ट, उसका नज़रिया कुछ और होता है, और 2022 का चूँकि चुनाव विधानसभा का है तो इसमें मुद्दे दूसरे होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो भी कमी रह गई है, हमारा 2019 में भी अखिलेश जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और वो लगातार चल रहा है। आज भी दोनों नेताओं का, माननीय जयंत जी का और अखिलेश जी का, बहुत अच्छा आपस में समन्वय है, सामंजस्य है, एक दूसरे का सहयोग है। और मेरा मानना है हमारे दोनों नेता 2022 का जो चुनाव है बहुत सूझबूझ और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि ये जो वोट है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, ये बेसिकली चौधरी चरण सिंह का वोट है। आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने अजगर का एक समीकरण बनाया था, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत प्लस मुस्लिम। तो उसमें वो कामयाब रहे, वो मुख्यमंत्री 2 बार बने, फिर प्रधानमंत्री बने। बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी उनकी थी उस जमाने में। तो वो ही वोट बैंक है जो आज समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में बटा हुआ है। ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें तो 7 विधानसभाएं सीट यहाँ पर हैं, तो क्या किसी सीट पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के किसी प्रत्याशी को कोई टिकट मिलने जा रहा है या नहीं? देखिए, ये तो तय करेंगे हमारे माननीय जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से कि हमें कौन सी सीट यहाँ मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। तो हमने अपने स्तर पर जिला संगठन की तरफ से हमने 3 सीटों पे अपना दावा यहाँ रखा हुआ है, गंगो, नकुड़ और रामपुर सुरक्षित। ये 3 सीटों के बारे में हमने माननीय जयंत चौधरी से रिक्वेस्ट की है कि 3 सीटें ले ली जाएँ। बाकी हमारे हिस्से में कौन सी सीट आएगी, माननीय जयंत चौधरी, अखिलेश जी ये तय करेंगे बैठ करके कि कौन सीट पे कौन लड़ेगा। तो ये तो हमारे हाईकमान, हमारे नेता तय करेंगे। अच्छा, अभी टिकट किसी का फाइनल नहीं हुआ? अभी कोई टिकट फाइनल नहीं है। अच्छा, 7 विधानसभा सीटों में से आप किस प्रकार का दावा करते हैं? नहीं, 7 विधानसभा सीट तो यहाँ पहले भी 5-5 विधायक, मैं आपसे बताऊँ, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में यहाँ से जीते हैं। जो सीट हरोड़ा सीट, जहाँ से बहन मायावती की ये सीट लोग बताने लगे, यहाँ 6 बार बिमला राकेश राष्ट्रीय लोकदल के माननीय चौधरी चरण सिंह जी के टिकट पर, फिर चौधरी अजीत सिंह जी के टिकट पर जीतती रही। तो यहाँ की तो तमाम सीटें देवबंद हम लोग जीतते रहे। पहले ये नकुड़ थी, सरसावा लगती, तो ये सारे सरसावा में चौधरी रूड़ा सिंह हमारे जीतते रहे। उसके बाद चौधरी अजब सिंह जीतते रहे। तो इसी तरीके से हम 7 सीटों पर हमारा दावा है। उसमें समाजवादी और हम मिलकर के
सातों सीटें लड़ने का काम करेंगे आज। तो ये थे हमारे साथ में आरएलडी के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें यह बड़ा करिश्मा करने का काम करेगा। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।